हे गाइस नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में भारत के तटीय मैदान तटीय मैदान के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि भारत का जो उत्तरी मैदान है उसके विषय में चर्चा किया था। उसमें से एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो छूट गया था और वो पॉइंट क्या था उसके विषय में आप समझ लेंगे थोड़ा सा। चलिए उसको देख लेते हैं, फिर आगे देखिएगा, नोट करते चलिए। चूंकि पंजाब में जो नदियां हैं, चूंकि 5 नदियों के समूह वहाँ हैं, पंजाब उसी के नाम से पंजाब पड़ा। और उन नदियों के बीच में चूंकि सिंधु जो नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो नदियां में सतलज की बात करें, ब्यास की बात करें तो ये नदियां पंजाब से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सतलज पंजाब से होकर ही बहती हुई आगे जाके मर्ज होती है सिंधु नदी में। तो बात करें सिंधु, कौन कौन सी नदियां? सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, झेलम, ब्यास, इन सभी नदियों के बीच का जो मैदान है, हम कहते हैं ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो मैदानी क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ये उस वीडियो में हमने इस बात की चर्चा नहीं की थी, छूट गया था पॉइंट। अब यहाँ समझ लेते हैं कौन कौन से दोआब हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो दोआब कभी कभी हमारे आते हैं। जैसे रावी और चिनाब के बीच में, देखिए आप समझिए, रावी और चिनाब नदी के बीच में रचना दोआब का निर्माण होता है। कौन सा दोआब? रचना का जो नाम है वो दोआब का नाम है, तो रचना दोआब होता है। इसके बाद ब्यास और सतलज के बीच में, कौन? ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब होता है? विष्ट, लिखेंगे विष्ट। इसके बाद ब्यास और सतलज के बाद हम बात कर रहे हैं चिनाव और झेलम। चिनाव और झेलम, चिनाव झेलम के बीच छाज, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, छाज, या इसे चाज कहेंगे। क्या कहेंगे? चाज। तो ये है एक मैदानी क्षेत्र और है ब्यास और रावी के बीच में। देखिए, ब्यास और रावी को समझते हैं। ब्यास और रावी के दोआब को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो ब्यास और रावी के दोआब को हम बारी नाम से जानते हैं। फिर एक दोआब और है जो फेमस है, वो है सिंधु और झेलम के बीच में। सिंधु नदी ऊपर से, झेलम नदी नीचे। आप देखे होंगे कि ये नदी, सिंधु नदी इधर से बहती हुई आगे जाके ऐसे मर्ज होती है, झेलम नदी यहां से जाके ये बॉर्डर का काम करती है। तो इसके जो दोआब हैं, इसके बीच के दोआब को, यानी सिंधु और झेलम के दोआब को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सिंधु सागर के नाम से जानते हैं। कौन से? सिंधु सागर। तो ये बात जो उत्तर भारत के जो मैदान थे उनसे ही ये मैदानी क्षेत्र, दो नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये भी एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। आज हम बात करेंगे तटीय मैदानों की और तटीय मैदान को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तटीय मैदान हमें यहाँ 3 तरह से देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 तरह के वो तटीय मैदान हमें देखने को मिलेंगे, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये जो 3 मैदान है यहाँ, ये 3 मैदानों की हम बात करें। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा, हम इसे इरेज कर देते हैं। ये 3 मैदानों में जो तटीय मैदान हम देख रहे हैं, ये भाग हमारा तटीय क्षेत्र है और ये तटीय मैदान है। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर कोलकाता तक का मैदान
हमें देखने को मिलता है। तटीय मैदान होता है, कुछ द्वीपों का भी तटीय मैदान है, तो द्वीपों को भी इसी में समझेंगे। जो द्वीप समूह के मैदानी क्षेत्र हैं उनको भी, और तटीय मैदान जो है। देखिए हमने पूरब में बंगाल की खाड़ी बताई थी, तो जो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, चूंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों से इन मैदानों का निर्माण होता है, और कुछ समुद्री तटीय क्षेत्रों से लहरों द्वारा भी अवसाद तट पर जमा किए जाते हैं, तो इससे भी इसका निर्माण होता है। ठीक इसी तरह से पश्चिम में भी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिम में बहने वाली कुछ नदियां हैं, उनके अवसाद हैं। और हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है एक भ्रंश घाट के रूप में जाना जाता है। इसके इधर पश्चिम में हम देख रहे हैं कि यहाँ अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। और अरब सागर में स्थित है हमारे पास द्वीपीय समूह है लक्षद्वीप, तो उसको भी समझ लेंगे यही। हालांकि जब हमने भारत के सामान्य जानकारी आपको बताई थी, तो हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा की थी उसमें, फिर भी आज हम इसे समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं पश्चिमी घाट। क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हमने 3 खंडों में तोड़ा है। पश्चिमी घाट को हमने 3 खंडों में तोड़ा है। कौन कौन सा खंड? पहला खंड हम गुजरात से लेकर यहाँ आपको महाराष्ट्र के बाद यहाँ हमने बताया था यहाँ देखने को मिलेगा गोवा, और गोवा के बाद यहाँ कर्नाटक में आपको मिलेगा देखने को मंगलुरु। यहाँ है गोवा, यह है गुजरात, और यहाँ कर्नाटक में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है मंगलौर। क्या? मंगलौर। और सबसे नीचे भाग में हम जानते हैं कि यह है कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी। तो पश्चिमी घाट का जो तट है, हमने इसके विषय में पहले भी चर्चा की, पर समझ लेंगे। अब मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ समझना हमें जरूरी है। गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को हम कौन से क्षेत्र के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ये गुजरात, केवल गुजरात की बात करें तो ये काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है इसे। कौन सा? काठियावाड़ तट। जब महाराष्ट्र को इसमें शामिल कर देते हैं तो ये कोंकण तट हो जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। तो इस तट को हम कहते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। देखिए गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से मंगलौर तक के तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं। कौन सा? कन्नड़ तट। गोवा से मंगलौर तक के क्षेत्र को हम कन्नड़ तट। इसके बाद नेक्स्ट मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक। मालाबार तट की एक विशेषता है कि मालाबार तट पे जो समुद्री जल आता है किनारे पर, और जब वापस होता है तो उस पश्च जल से बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे शेप का निर्माण होता है, बहुत सारे लैगून्स बनते हैं यहाँ। और ये इस तट पर, मालाबार तट पर लैगूनों की प्रधानता भी देखी जाती है। यहाँ के जो लैगून होते हैं, जो ये मालाबार तट पर जो लैगून होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि केरल में वेम्बनाड नदी बहती है, केरल में पेरियार नदी बहती है, वेम्बनाड झील भी है। क्या? वेम्बनाड झील है। तो वेम्बनाड झील के पास में ही जो इधर समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो झीलों का निर्माण हो जाता है, झील कौन से? चूंकि ये स्थल भाग जल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उससे निर्माण जो झील होती है, उन झीलों को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कयाल। क्या? यहाँ स्थानीय नाम में हम इसे कयाल कहते हैं। इन लैगून झीलों को कयाल नाम से जानते हैं। तो ये भी यहाँ पर नोट करने की बात है। ये भी यहाँ पर नोट करने की बात है। दूसरी बात हमने बताया कि जो पश्चिमी घाट का तट है, चलिए ये समझिए, जो पश्चिमी घाटी तटीय क्षेत्र है, इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। जो पश्चिमी घाट है इसकी चौड़ाई कम है, जबकि पूर्वी घाट की चौड़ाई क्या है? अधिक है। दोनों को कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हैं हम। पश्चिमी घाट की चौड़ाई कम है और पूर्वी घाट की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। देखिए एक विशेषता और है,
पश्चिमी घाट पर जो नदियां निकल कर आती हैं ये एक्चुअली बनाती हैं ज्वार नदमुख डेल्टा बनाती हैं, जबकि पूरब घाट पर जो आती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, हमने बात किया पश्चिमी तट को। जिस तरह से हमने पश्चिमी तट के 3 खंड किए, इसी तरह से पूर्वी तट के भी हम 3 खंड करके इसे पढ़ सकते हैं। कौन कौन से खंड हैं इसके बारे में एक बार समझते हैं। देखिए, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसके 2 मुख्यतः भाग हैं। कौन कौन सा? कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पर, कन्याकुमारी से लेकर कहाँ? आंध्र प्रदेश तक। कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक। आंध्र प्रदेश में कहाँ? जहां पर कृष्णा और गोदावरी 2 नदियां हैं, बहुत फेमस नदियां हैं। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यहां तक के, मान लीजिए यहां तक के क्षेत्र को हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और यह तट काफी चौड़ा है, काफी चौड़ा है। इस तट की विशेषता ये कि काफी चौड़ा है। इसके बाद जब हम चलते हैं और ऊपर हम इधर चलते हैं, तो यहां से लेकर जो गोदावरी की नदियों से लेकर कहां तक, जो हमारा डेल्टाई क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहां तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। वैसे जो फेमस नाम है इसका उत्तरी सरकार है। क्या? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। उत्कल तट को भी, चूंकि यह तट आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र को हम, क्योंकि पश्चिम बंगाल उड़ीसा के बाद क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल डेल्टाई क्षेत्र हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार को कई नामों से जाना जाता है। उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं और कलिंग तट के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या? उत्कल तट या इसे कलिंग तट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो तटीय मैदानी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, ये इसके कुल विशेषता है। अब बात करेंगे कुछ तटीय भागों की बात, जो द्वीप समूह हमारे, उनकी बात करेंगे। क्या? जो तटीय भाग हैं उनकी बात करेंगे। हाँ, एक चीज और बताते चले आपको, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, उन्हीं कोरोमंडल तट पर क्या होता है? लौटता हुआ जब मानसून आता है, यानी जब मानसून लौटता है, मानसून का निवर्तन होता है, तब उस समय कोरोमंडल तट पर ही सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम जलवायु आपको पढ़ाएंगे, जब भारत के मौसम की बात करेंगे, जलवायु की, तो उसमें हम इन बातों की चर्चा करेंगे। अब आज बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास अब 2 द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ये बात की चर्चा हमने पहले की थी। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसे हम पहले समझने का प्रयास करते हैं। इसके कई खंड हैं, चूंकि ये कई द्वीपों का क्या है? एक समूह है। कई द्वीपों का एक समूह है। और इन द्वीपों में सबसे उत्तर क्या है? उत्तरी अंडमान है। कोको चैनल यहाँ है, म्यांमार स्थित इधर है, आपको पता होगा। कोको चैनल से यह अलग हो रहा है, ठीक है, बीच में कोको चैनल है, और कोको चैनल से ही यह अलग होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तर में ये उत्तरी अंडमान है, फिर इसके बाद मध्य में मध्य अंडमान है, फिर दक्षिण में यहाँ देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान है। और आपको बताते चलें, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। देखते चलें आप मैप को, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर इसके बाद लघु अंडमान है। देखिए, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक पैसेज, एक गैप है, उसे दक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। क्या? उसे गैप को हम दक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। एक चैनल है, उसे दक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद नीचे हम बात कर रहे हैं, तो नीचे है हमारा कार निकोबार द्वीप समूह। क्या? कार निकोबार आइसलैंड। और इसके बाद फिर है लघु निकोबार, फिर बृहद निकोबार। तो बृहद निकोबार की विशेषता है कि बृहद निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इंदिरा पॉइंट,
जिसका क्या है अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट हमने पहले वीडियो में चर्चा किया है। तो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट्स यहाँ है। अब आप से बताते चलें कि लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने का एक काम करता है एक चैनल। उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या पूछा जाए कि अंडमान से निकोबार आइसलैंड को कौन चैनल अलग करता है, तो वह है 10 डिग्री चैनल इसे अलग करता है। ये सारी विशेषताएं हैं। इसी में 2 द्वीप पाए जाते हैं। कैसे द्वीप? ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। ये 2 ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। इन द्वीपों में से क्या है, एक तो जागृत ज्वालामुखी है जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं, और ये दोनों क्या हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके पूरब में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। एक को बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। यहां पर यानी आए दिन यहां पर उद्गार होता रहता है। इसके बाद दूसरा, इसके उत्तर में, बैरन द्वीप के उत्तर में एक द्वीप स्थित है, ये भी ज्वालामुखी द्वीप है। आप देख रहे होंगे, इसे नारकोंडम द्वीप के नाम से जानते हैं। यह शांत ज्वालामुखी द्वीप है, यानी अब यहाँ पर उद्गार कभी नहीं होगा। यहाँ पर उद्गार अब कभी नहीं होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बात कर रहे हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक चीज और है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वह क्या है? सैंडल पीक है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। जबकि देखिए अंडमान द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी वो सैंडल पीक, जबकि निकोबार आइसलैंड में जो सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट थ्विलर कहते हैं। क्या? माउंट थ्विलर, माउंट थ्विलर्स कहते हैं, माउंट थ्विलियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और निकोबार आइसलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट थ्विलर्स। चलिए अब बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप क्या है? यह एक प्रवाल द्वीप है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है? यह एक प्रवाल द्वीप है, यानी प्रवाल से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो प्रवाल है, मूंगा है, उनके द्वारा ही इन द्वीपों का निर्माण किया गया है। प्रवाल के द्वारा ही इन द्वीपों का निर्माण किया गया है। अब ये द्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ? ये द्वीप अरब सागर में स्थित है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या? लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय है। कौन है? मिनिकॉय है। याद रखिएगा ये बात। अमीन द्वीप सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तर में यहाँ एक द्वीप है, इसका नाम है अमीन द्वीप। क्या? अमीन द्वीप। और यह सबसे उत्तर में अवस्थित है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप अगर पूछा जाए तो वह है अमीन द्वीप। इसके बाद बात कर रहे हैं इन द्वीप समूहों में से ये बहुत सारे आइसलैंड हैं और उनका एक क्या है? समूह है, और उनसे एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण होगा। लेकिन वर्तमान में केवल 10 द्वीपों पर ही, कितने? वर्तमान में 10 द्वीपों पर ही जनसंख्या निवास करती है। बाकी सभी द्वीप बिल्कुल जंगल से या वीरान वैसे पड़े हुए हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यही बात करते हैं। देखिए कुछ द्वीप ऐसे हैं यहाँ जो ज्वार भाटा आते समय, जब ज्वार आता है तो जलमग्न हो जाते हैं, बाद में पुनः हमें दिखाई देते हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई। संख्या के दृष्टिकोण से वर्तमान में माने तो इनकी संख्या लगभग 36 बताई जाती है। कितनी? लक्षद्वीप
में द्वीपों की संख्या 36 बताई जाती है। अब बात करते हैं जो अमीन द्वीप है। देखिए अभी यहां हम देख रहे हैं ये 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। आप इसे एक एक करके देखते चले। और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो अलग करता है, मेन आइसलैंड से जो अलग करता है, 9 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप का जो मध्य भाग है, क्योंकि लक्षद्वीप ये है ना, इसके बाद मिनिकॉय जो बड़ा आइसलैंड है, इससे लक्षद्वीप के और द्वीपों को अलग करने का काम 9 डिग्री चैनल करता है। फिर बात करेंगे 10 डिग्री चैनल तो हमने देख लिया, अंडमान को निकोबार आइसलैंड से अलग करता था। इसके बाद 11 डिग्री चैनल की बात करेंगे। कितना? 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल क्या करता है, अमीन द्वीप तथा दक्षिण में अमीन द्वीप यहाँ स्थित है, और अमीन द्वीप के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है, क्या नाम है, कनानोरे द्वीप। कौन सा? कनानोरे। और कनानोरे द्वीप को ये 11 डिग्री चैनल अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीन द्वीप को कनानोर द्वीप से अलग करता है। तो ये सारे चैनल्स थे जो इन्हें अलग करते थे। डेक्कन पैसेज हमने देख लिया, लिटिल अंडमान को, लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता था डेक्कन पैसेज। कोको स्ट्रीट को हमने देख लिया। कोको स्ट्रीट क्या है? कोको द्वीप समूह यहाँ पर स्थित है। कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह को अंडमान द्वीप के मध्य से क्या करता है, उत्तरी अंडमान के मध्य में जो ये भाग है ना, यहां से अलग करता है, इसे कोको द्वीप चैनल। तो ये बातें हो गई। पाक स्ट्रीट एक चैनल और हमें देखने को मिलता है यहां पर, इसे भी समझते हैं। ये पाक स्ट्रीट, इसे कहते हैं पाक स्ट्रीट। और यह एक तरफ मन्नार की खाड़ी और एक तरफ पाक, दोनों को इसे पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, या पाक स्ट्रेट, दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो श्रीलंका को भारत के बीच जो ये पाक स्टेट हमें देखने को मिलता है। इतनी सारी बातें हमने तटीय मैदानों को लेकर चर्चा की, इसमें द्वीप समूहों के विषय में भी चर्चा की। पूरी तरह से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपसे चर्चा की। आप इस वीडियो को रिविजन्स के तौर पर 1 बार 2 बार देखिए, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके उत्तर जरूर दिए जाएंगे। इसी बातों के साथ हम अपनी इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।